हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं यूपीएससी वाला में। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं यहां पर एनसीईआरटी की सीरीज, और एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी का, जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, छोटा टॉपिक है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको मिस ना करें और एनसीईआरटीज में इसको आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू अच्छा, बड़ा अच्छा हमारी टीम ने पीपीटी बना रखी है, एकदम सजा रखा है यहाँ पर, ठीक है। बढ़िया सा बायोडाइवर्सिटी दिखा रखी है। कुछ यहाँ पे एनिमल्स आ जाते तो और अच्छा होता, कुछ इंसेक्ट्स आ जाते और अच्छा होता। खैर, एनीवेज, व्हाट आर वी गोइंग टू talk today? What are the topics which we are going to cover? So we will cover the three levels of biodiversity, that is genetic, specific, species and ecosystem, importance of biodiversity, loss of biodiversity and conservation of biodiversity. ठीक है, अब इतना biodiversity कर लिया है तो let's understand first what is biodiversity. See, if you talk about biodiversity, तो biodiversity आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है आपका बायो। बायो मीन्स व्हाट? बायो मीन्स योर लाइफ। वी ऑल नो, हम जानते हैं बायो मतलब क्या है? जीवन, लाइफ, ठीक है। एंड डाइवर्सिटी की बात जब हम करते हैं तो इट इज नथिंग बट योर वेराइटीज। ये क्या है आपका? ये वेराइटी को शो करता है। इट शोज व्हाट? वेराइटीज। ये वेराइटीज शो करता है। तो अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी की कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, वी कैन से दैट बायोडाइवर्सिटी is the number and variety of living organisms, ठीक है। ये क्या है? ये बेसिकली आपका नंबर है और वैरायटी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो वैरायटी को भी बताता है और वो नंबर्स को भी बताता है कि कितनी वैराइटीज हैं और उसके कितने नंबर्स हैं, उसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो बायोडाइवर्स मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी represents the varieties of flora and fauna, the varieties of flora and fauna, ठीक है। फ्लोरा मतलब प्लांट किंगडम का, फौना मतलब एनिमल किंगडम की वेराइटीज को बताता है ये बेसिकली, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट द जीन दे पजेस, जो जीन वो पजेस करते हैं उसके बारे में बताता है। एंड इट टॉक्स अबाउट द ecosystem, these plant and animal form, the ecosystem they form, ठीक है। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की तो बायोडाइवर्सिटी इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स एंड द वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली टॉक्स अबाउट फ्लोरा एंड फौना। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द जीन दे पजेस, उनका जेनेटिक कंपोजिशन कैसा है इसके बारे में भी बात वो कर रहा है। और यहां पर इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इकोसिस्टम के बारे में भी ये बात कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब एक चीज आप समझिएगा यहां पर, ठीक है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि however the biodiversity is not even on the earth surface, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इवन नहीं है। व्हेन आई एम सेइंग दिस, तो व्हाट आई मीन इज कि दिस इज योर अर्थ, ठीक है। और अर्थ पे हमारा क्या है? इक्वेटर है। वी हैव इक्वेटर, है ना। एंड दिस इज योर पोल्स। ये क्या है आपके? ये पोल्स हैं। दीज आर योर पोल्स,
ठीक है, तो यू हैव पोलर रीजन एंड यू हैव व्हाट, दिस इज योर ट्रॉपिक्स। ये आपका क्या है, ये आपका ट्रॉपिक है, दिस इज योर ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो एक हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर कैंसर। ठीक है, एंड ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज योर ट्रॉपिकल रीजन, दिस रीजन इज व्हाट, दिस इज योर ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज योर ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, हम सब जानते हैं ये रीजन कौन सा है, ट्रॉपिकल रीजन है। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन क्या कहलाता है, दिस इज योर पोलर रीजन, दिस इज योर पोलर रीजन, दिस इज ऑल्सो योर पोलर रीजन, दिस इज ऑल्सो योर पोलर रीजन। एंड अगर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू द पोल्स, योर बायोडाइवर्सिटी इज रिड्यूसिंग। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कम होगी। अगर आप ट्रॉपिक्स से पोल की तरफ आएंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। एंड अगर आप ऑब्वियसली बात है पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स has the highest biodiversity, है ना। और इसी में अगर हम देखेंगे तो वी हैव सम फेमस रीजन्स लाइक योर अमेजॉन फॉरेस्ट, ठीक है, अमेजॉन फॉरेस्ट। ठीक है, जो तुम्हारा अमेजॉन फॉरेस्ट हो गया, इसके साथ साथ प्लस यू हैव दिस इक्वाडोर प्लस कोलंबिया वाला रीजन, दैट एंडीज वाला रीजन बेसिकली आपका। ठीक है, देन यू हैव दिस साउथ ईस्ट मेकोंग, साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज मेकोंग बेसिन। ठीक है, मेकोंग बेसिन इज देयर। ठीक है, मेकोंग बेसिन है जो आपका लाओस, कंबोडिया, है ना, वियतनाम, ये वाला रीजन है। यहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। और आप देखेंगे तो आपका कॉन्गो रिवर बेसिन, यहां पर भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और आप इन सबको अगर देखेंगे तो दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली योर इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट। ये क्या है आपके, इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं, जहां पर टेम्परेचर बहुत आपका लगभग टेम्परेचर यहां 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और यहां पर रेनफॉल इज वेरी वेरी हाई, इसका मतलब यह है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, क्या हम इसको यहां से रेफर करके कह सकते हैं, ये लाइव एग्जाम्पल देख के, कि जहां पे टेम्परेचर अच्छा है, जहां पर रेन बहुत अच्छा है, उस रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होगी। तो बायोडाइवर्सिटी इज अ फंक्शन ऑफ temperature and water, is a function of temperature and water. This we need to remember, that biodiversity is basically a function of temperature and water. ये आपका टेम्परेचर और वाटर का क्या है, एक फंक्शन है। दिस वी नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो आज आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है बायोडाइवर्सिटी, आप इमेजिन करिए कि 99% जो हमारे अर्थ में बायोडाइवर्सिटी थी, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बहुत ध्यान सुनो, जो हमारे अर्थ में पहले, ठीक है, जो हमारे अर्थ में इनिशियल स्टेजेस में जब डेवलपमेंट बहुत अच्छे स्टेज में था, जुरासिक यू कैन से ट्रायासिक एंड जुरासिक पीरियड, उस टाइम पे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच थी, इट वाज वेरी रिच, है ना। हर जगह आपको इतना बायोडाइवर्स सब कुछ मिलता था, है ना। और ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये बहुत इवोल्यूशन हुआ है इसका, हर स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ है। पहले कुछ नहीं था, अर्थ में लाइफ ही नहीं थी। यू ऑल नो दिस कि अर्थ में लाइफ नहीं थी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन ब्लू एल्गी जैसा
आपका एक पहला मरीन ऑर्गेनिज्म आता है और उसके बाद फिर सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं आपके, ठीक है। तो आप वहां से जर्नी स्टार्ट होती है, सभी स्पीशीज इवॉल्व करती हैं, तो इवोल्यूशन हो रहा है सभी स्पीशीज का। और आपको मैं बता दूं, जो प्रेजेंट में आप देख रहे हैं स्पीशीज, वो हमारे अर्थ में जो पीक टाइम पे स्पीशीज थी उसका केवल और केवल 1% है। मतलब 99% जो 99% स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं। वी टॉक अबाउट फ्लोरा, वी टॉक अबाउट फौना, आपका 99% एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं और 1% है जो हमें इतना ज्यादा बायोडाइवर्स दिख रहा है, दिस इज 1%। और ये 1% जो है, या बायोडाइवर्सिटी आप कह सकते हैं, विद द एडवेंट ऑफ ह्यूमन रेस, जब आपका ह्यूमन स्पीशीज आया, होमोसेपियंस आया, होमोसेपियंस के बाद बायोडाइवर्सिटी कम हुई है क्योंकि हमने एक्सप्लॉइट करा है अदर रिसोर्सेस को, और हमने इतना एक्सप्लॉइट कर दिया रिसोर्सेस को कि चीजें क्या हुई, हमने किसी एक पर्टिकुलर चीज को, इमेजिन करो ग्रासेस अगर हम सारे एक्सप्लॉइट कर दें, ग्रासेस खत्म कर दें हम, तो क्या आपको लगता है जो ग्रास में रहने वाले इंसेक्ट्स हैं, जो ग्रास में रहने वाले कैटल्स हैं, वो आपके सर्वाइव कर पाएंगे? नो, वो एक्सटेंड कर जाएंगे। तो ह्यूमंस ने बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, जब होमोसेपियंस सेपियंस आपकी जो स्पीशीज है, जो रेस है, वो आई, तो उसने क्या करा, उसने ये सब कुछ एक्सप्लॉइट करते हुए चला गया, खत्म कर दिया। एंड बहुत तगड़ा डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिला, कब से? जब से ह्यूमन एडवेंट हुआ, राइट। तो चलिए आइए हम लोग अब बात करते हैं। मैंने आपको एक बेसिक चीज बता दी है, अब इसमें हम लोग को क्या क्या करना है वो उसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन योर पीपीटी। सी, बायोडाइवर्सिटी एज वी सी टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ 2.5 to 3.5 billion years of evolution. See why they are saying 2.5 and 3.5? बिकॉज हमारा अर्थ क्रस्ट जो बना है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट, अर्थ तो फॉर्मेशन कब हुआ है? अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है 4.5 बिलियन ईयर्स। अर्थ की ये लाइफ है 4.5 बिलियन ईयर्स। लेकिन अगर हम बात करें क्रस्ट फॉर्मेशन की, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो क्रस्ट फॉर्मेशन हुआ है दैट इज 3.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। और यहीं से आपका क्रस्ट के बाद से लाइफ आपकी स्टार्ट होती है ना। लाइफ जो है यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं से इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपका स्टार्ट होता है। यहीं से आपका इवोल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आपको यह चीज याद रखनी है कि इवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है, वो इवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ है? अर्थ के फॉर्मेशन से आपका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यही चीज यहां लिखी हुई है, बायोडाइवर्सिटी एज वी सी टुडे इज द रिजल्ट ऑफ 2.5 to 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। बिफोर द एडवेंट ऑफ ह्यूमंस, आवर अर्थ सपोर्टेड मोर बायोडाइवर्सिटी देन इन एनी अदर पीरियड। हमारे इवोल्यूशन से पहले, ठीक पहले, सबसे पीक पे थी बायोडाइवर्सिटी। जब ह्यूमंस आए हैं, ह्यूमंस के आने के बाद बायोडाइवर्सिटी क्या हुई? बायोडाइवर्सिटी में रैपिड डिक्लाइन आया। सिंस इमर्जेंस ऑफ ह्यूमंस, however, biodiversity has begun a rapid decline. Has begun what? A rapid decline. With one species कौन है? हम, ठीक है। After another bearing the brunt of extinction due to overuse. हम सबको मालूम है यार, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो हैं, हम लोग ने एक्सप्लॉइट कर दिया है रिसोर्सेस को, नेचुरल रिसोर्सेस को, है ना, फ्लोरा एंड फौना को, और उसी का रिजल्ट है एक्सटिंक्शन, ठीक है। द बेसिक कॉज अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो द बेसिक कॉज फॉर वेदरिंग वेरिएशंस एंड रिजल्टेंट बायोडाइवर्सिटी इज द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाटर। सी, दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड, ठीक है। हमने क्या बात करी थी? हमने कहा था बायोडाइवर्सिटी जो है वो टेम्परेचर, सोलर एनर्जी से, इंसोलेशन से क्या मिलता है? टेम्परेचर, ठीक है, उसका, और वाटर का क्या है? वाटर का फंक्शन है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो हीट मिल रही है हमको, बायोडाइवर्सिटी इज द फंक्शन ऑफ हीट, टेम्परेचर, एंड योर वाटर, ठीक है। इसका क्या है? बायोडाइवर्सिटी फंक्शन है। जहां पर भी ये अबंडेंस में होगा, जहां पर भी ये दोनों अबंडेंस में होंगे, वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं बात कर रहा हूं बायोडाइवर्सिटी की, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज अ फंक्शन
इट इज अ फंक्शन ऑफ इंसोलेशन एंड वाटर मींस योर प्रेसिपिटेशन, ऑब्वियस सी बात है। जहां पर इंसोलेशन और वाटर होगा वहां पर बायोडायवर्सिटी होगा। इसको तुम मरीन बायोडायवर्सिटी में भी देख सकते हो, मरीन लाइफ में भी देखेंगे। कहां है मरीन लाइफ ज्यादा? मरीन लाइफ ज्यादा वहां है जहां पर आपका फोटिक जोन है, जहां पर सन का जो रेडिएशन है, सन की जो रेज है वो पेनिट्रेट कर पा रही है। ठीक है, आप देखते हैं कि इफ दिस इज, सपोज दिस इज योर सी, है ना, दिस इज योर सी। आप देखते हैं सी में जो ये वाला जोन है जहां पर सन की लाइट पेनिट्रेट करती है, विच इज अराउंड 200 मीटर्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, वी कॉल इट एज अ फोटिक जोन। वाई वी कॉल इट एज फोटिक जोन? क्योंकि यहां पर फोटोसिंथेसिस होती है और यहां पर अबंडेंस ऑफ वाटर है। तो यहां पर बायोडायवर्सिटी क्या होती है? बायोडायवर्सिटी इज मोर, है ना। और नीचे वाला जो जोन है जिसको हम बोलते हैं अफोटिक जोन, जिसको हम बोलते हैं क्या, अफोटिक जोन बोलते हैं, वहां पर उतना नहीं है, वहां पर उतनी बायोडायवर्सिटी नहीं है। यहां बायोडायवर्सिटी क्या है? यहां पर आप कहेंगे बायोडायवर्सिटी सर यहां पर कम होती है। तुम्हारा कोरल्स कहां मिल रहे हैं? यहीं फोटिक जोन में मिल रहे हैं, है ना, जिनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। यहीं पर आपके क्या मिलते हैं? कोरल्स, यहीं पे कोरल्स मिलते हैं। और इन्हीं कोरल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अभी देखा ना हमने, अमेज़न, कॉन्गो, राइट, साउथ ईस्ट एशिया में जो मैकोंग वाले जो आपके फॉरेस्ट हैं, इनको, कोरल्स को, जो कि कहां हो रहे हैं? फोटिक जोन में हो रहे हैं, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर सोलर एनर्जी, इंसोलेशन बहुत है और यहां पर वाटर आपका बहुत है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, दिस यू नीड टू रिमेंबर। No wonder that the areas that are rich in these inputs are the areas of wide spectrum of biodiversity. This is what we have discussed just now. ठीक है, कि जहां पर इसके abundance होगा इन चीजों का, इंसोलेशन और वाटर का, वहां पर बायोडायवर्सिटी हाई होगी। ठीक है, बायोडायवर्सिटी इज अ सिस्टम इन कांस्टेंट इवोल्यूशन। अभी भी इवॉल्व हो रहा है, नई नई स्पीशीज इवॉल्व हो रही हैं अभी भी। हाँ, रेट कम है क्योंकि पहले क्या था, हमारा अर्थ जो है वो स्टेबल नहीं था। मैंने ऐसे अर्थ स्टेबल नहीं था, अर्थ का टेम्परेचर, भाई साहब, अर्थ का टेम्परेचर क्या था? धीरे धीरे कम हो रहा था। ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा था। अब क्या है, बहुत तेजी से कम हो रहा था। आई एम रियली सॉरी, बहुत तेजी से क्या हो रहा था? अर्थ का टेम्परेचर कम हो रहा था। एटमॉस्फेयर आपका जो है पूरा डेवलप नहीं हुआ था, तो उस समय म्यूटेशंस बहुत हो रहे थे, नए नए स्पीशीज इवॉल्व होकर आ रहे थे। अब क्या है, अब सारी चीजें स्लो हो गई हैं। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, है ना। अब जो टेम्परेचर अर्थ का है वो धीरे धीरे बहुत, मतलब नेग्लिजिबल रेट पे कम हो रहा है, तो आपको इवोल्यूशन, म्यूटेशन भी कम मिलेगा। ठीक है, खैर एनीवेज, तो ये बायोडायवर्सिटी इज अ सिस्टम इन कांस्टेंट इवोल्यूशन फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ स्पीशीज, ठीक है, एज वेल एज फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा है कि नई नई स्पीशीज तो बन रही हैं, लेकिन जो आपके इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी बहुत इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वो भी बहुत इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जो लोग होते थे उनका सर का साइज छोटा होता था। अब जो रेस होमोसेपियंस की आएगी, फर्दर भी आएगी होमोसेपियंस सेपियंस की, उनका हेड बड़ा होगा क्योंकि दिमाग का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपने इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ी होगी, राइट। तो अब क्या होगा, अब आपका साइज बड़ा होगा, तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो इवॉल्व हो रहे हैं इंडिविजुअल्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक, फिर इसके बाद द एवरेज हाफ लाइफ ऑफ अ स्पीशीज इज एस्टिमेटेड बिटवीन 1 and 4 million years and 99% of the species that have ever lived on the earth are today extinct। तो मैंने आपको बताई थी कि 99% जो यहां पर आपका लिव करते थे, मतलब जो एग्जिस्ट करते थे, वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो नहीं है अब आपके। ठीक है, बायोडायवर्सिटी इज नॉट फाउंड इवनली ऑन द अर्थ, इट इज कंसिस्टेंटली रिचेस इन द ट्रॉपिक्स। ये हमने बात करी कि कहां ज्यादा है बायोडायवर्सिटी, ट्रॉपिक्स में ज्यादा है, पोल्स पे आपका ये कम हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी कि बायोडायवर्सिटी बायो और डायवर्सिटी से बना हुआ है। तो दिस इज लाइक योर डायवर्सिटी विच इज शोन इन दिस डायग्राम, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इन सिंपल वर्ड, बायोडायवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन द स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल रीजन।
स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल रीजन, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में आपका बायोडाइवर्सिटी होता है। इट रिफर्स टू द वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द जीन दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम्स दे फॉर्म। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। ठीक है, कि इसके अंदर जो जीन होते हैं और इकोसिस्टम जो ये बनाते हैं वो भी है ना। इकोसिस्टम कैन बी योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कैन बी योर एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक पॉन्ड का इकोसिस्टम हो सकता है, एक ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो सकता है, एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, एक सी का इकोसिस्टम हो सकता है, एक लेक का इकोसिस्टम हो सकता है। तो इट कैन बी एक्वेटिक और योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक भी हो सकते हैं और आपके टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, इट रिलेट्स टू द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, इंक्लूडिंग द वेरिएबिलिटी विद इन एंड बिटवीन द स्पीशीज, within and between the species and that within and between the ecosystems। तो यहां पर हम लोग अभी देखेंगे कि यहां पर जेनेटिक जेनेटिक क्लासिफिकेशन आएगा, यहां पर स्पीशीज क्लासिफिकेशन आएगा बायोडाइवर्सिटी का, और यहां पर इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन आएगा। तो उसको अभी हम लोग देखते हैं, वील सी दिस। ठीक है, तो यू कैन सी दिस इन अ ब्यूटीफुल पिक्चर। एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यहां पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एंड यू कैन सी फ्लोरा एंड फौना बोथ। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको जैसे बताया कि बायोडाइवर्सिटी में यू हैव जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसको बेसिक मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? एक हमारी स्पीशीज है दैट इज होमो सेपियंस सेपियन। ठीक है, होमो सेपियन सेपियंस, राइट। ये क्या है? ह्यूमन बेसिकली। ठीक है, ह्यूमन। ठीक, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक स्पीशीज है, दिस इज वन स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस, ह्यूमन जिसको हम बोलते हैं, क्या सभी एक जैसे होते हैं? क्या तुम्हारा भाई जो है वो डिट्टो एक जैसा, मतलब ट्विन वाला फैक्टर छोड़ देना, ठीक है? क्या तुम्हारे चाचा और तुम एक जैसे दिखते हो? क्या तुम्हारी मम्मी और दादी एक जैसे दिखती हैं? नहीं, सब हैं तो मनुष्य, ह्यूमन, लेकिन उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटीज हैं, और जेनेटिक डाइवर्सिटीज की वजह से क्या है? देयर आर डिफरेंसेस। ठीक है, देयर आर डिफरेंसेस। कोई आपके लंबे होंगे, कोई छोटे होंगे, किसी के कर्ली हेयर्स होंगे, किसी के स्ट्रेट हेयर्स होंगे, किसी की ब्राउन आईज होंगी, किसी की ब्लू आईज होंगी, हिप्नोटाइज कर देंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे तो देयर विल बी वेरिएशंस। वहां पर क्या होंगे? वेरिएशंस होंगे आपकी। तो ये सबके साथ है, टाइगर में होगा, रैबिट में होगा, स्नेक में होगा, सब में वेरिएशंस होंगे। तो दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब स्नेक है, स्नेक के भी अलग अलग हैं फॉर्म्स। ठीक है, कहीं तुम देख रहे हो ब्लैक माम्बा है, कहीं कोबरा है, वाइपर है, राइट। तो सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग आपको वैरायटीज दिखेंगे। तो दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर होता है क्या? स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में जैसे टेरेस्ट्रियल में हम देख रहे हैं एक रीजन है आपका फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में आपको क्या दिख रहा है? डेसिडियस फॉरेस्ट है। वहां डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको डियर भी दिख रहे हैं, वहां पर टाइगर भी हैं, वहां एलिफेंट भी हैं, राइट। और वहां पर क्या है? वहां पर आपका अलग अलग ट्रीज भी हैं, आपके वहां पर अलग अलग ग्रासेस भी हैं, वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग हैं, बैक्टीरिया आपके अलग हैं, फंगस अलग टाइप के हैं, वहां पर इंसेक्ट्स अलग टाइप के आपके हैं। तो ये अलग अलग स्पीशीज हैं, तो स्पीशीज में भी डाइवर्सिटी होती है। एंड फिर इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी होती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी के जो स्पीशीज हैं वो एकदम अलग है, वहां पे एक अलग ही किस्म का डाइवर्सिटी है ना। पानी के अंदर, वाटर के अंदर आपको अगर आप बात करोगे तो वाटर के अंदर यू हैव फिश में भी वैरायटीज हैं, कहीं वेल है, कहीं शार्क है ना, कहीं पिराना है, राइट। यू हैव लॉट ऑफ वैरायटीज। सार्डीन फिश है, साल्मन फिश है। तो फिशेज, आप जो फिश हैं, फिश में भी आपको क्या है? वैरायटीज मिल रही हैं, है ना। उनमें भी मरीन इकोसिस्टम में भी आपको क्या मिल रहा है? मरीन इकोसिस्टम में भी आपको डाइवर्सिटीज देखने को मिल रही हैं। You have shell organisms like crab, lobster, prawns, है ना, crayfish जिसको हम बोलते हैं, shellfish जिसको बोलते हैं। You have different type of species like octopus is there, squid is there। तो वहां पर भी क्या है? वैरायटी है, वहां पर भी वैरायटी है। You have कोरल पॉलिप्स भी अलग किस्म का है आपका। तो देयर इज, वहां पर भी आपके अलग अलग स्पीशीज है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी है। और फिर मैंने आपको बताया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पूरे इकोसिस्टम में अलग अलग आपको क्या है, डाइवर्सिटी मिल रही है। आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो एकदम अल्पाइन फॉरेस्ट से अलग मिलेगा, क्योंकि वहां के पेड़, वहां की स्पीशीज और यहां पर स्पीशीज अलग होंगी, राइट। तो आपका ये है बेसिकली क्या, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसी को यहां पर दे रखा है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन दी स्पीशीज, विद इन दी स्पीशीज, स्पीशीज में भी आपका है यहां पर, ठीक है। जीन आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। स्पीशीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलैरिटीज इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड स्पीशीज, ठीक है। अब जैसे आदमी का क्या है, होमो सेपियन सेपियन, हम उसको स्पीशीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, ठीक है। वो बेटा 2 पैर में दौड़ लें, ऐसा तो नहीं कि 4 पैर किसी के हैं वो 4 पैर में दौड़ता है ना। 2 पैर हैं, 2 आपके लेग्स हैं तो 2 लेग्स हैं, राइट। आंखें 2 ही दी हुई हैं, ऐसा तो नहीं माथे पे किसी की आंख है ना, वो या पीछे है तो देखते हुए चल रहा है, या गर्दन वर्दन पूरी घूम जा रही है, हर तरफ देख ले रहा है। तो हमारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम्स हैं, ठीक है। खाते भी एक ही जगह से हैं, है ना, समझ रहे हो, राइट। और हर जगह जो है आपकी सिमिलैरिटीज आपको नजर आएंगी वहां पर, तो ये स्पीशीज हैं, दिस आर व्हाट, स्पीशीज। जेनेटिक डाइवर्सिटी देख लो, ह्यूमन बींग्स जेनेटिकली बिलोंग टू दी होमो सेपियंस ग्रुप एंड ऑल्सो डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस एक्सेट्रा कंसिडरेबली, ठीक है। आप देखिए अगर आप देखेंगे तो जो अफ्रीका में जो होमो सेपियंस हैं वो लोग बहुत कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टॉकी बिल्ड के होते हैं, बहुत ही शॉर्ट स्टैचर के होते हैं, बट दे आर वेरी वेरी सॉलिड। आप उनको देखिए, आप वहीं चले जाइए यूरोप के आप देखिए होमो सेपियंस को, दे आर वाइट, है ना। उनके कलर्स कैसे होते हैं, हेयर भी उनके गोल्डन ब्राउनिश होते हैं, राइट, फेयर स्किन होती है। इंडिया में आ जाओ तो तुम्हें अलग किस्म का मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि वैरायटीज होती हैं, दिस इज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से है, जीन में चेंजेस की वजह से। दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहां बात करें स्पीशीज डाइवर्सिटी की थी, तो देख सकते हैं आप बहुत सारे आपको अलग अलग स्पीशीज यहां पर दिख रहे हैं। तो यही चीज है, दिस रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज, इट रिलेट्स टू द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ डिफाइंड एरिया। द डाइवर्सिटीज ऑफ स्पीशीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, अबंडेंस एंड टाइप्स, ठीक है। तो डाइवर्सिटी कितनी है, डाइवर्सिटी किसी स्पीशीज की कितनी स्पीशीज हैं वो अगर आपको मेजर करना है तो उसकी रिचनेस आप कैसे मेजर करेंगे, आप उसको मेजर कैसे करेंगे, उसकी रिचनेस से, मतलब कि वैरायटी टाइप्स उसकी कितनी है, ठीक है, अबंडेंस उसका कितना है, ठीक है। और उसी में खुद भी कितनी आपको वहां पर वैरायटीज देखने को मिल रही हैं। जो ये तो हम लोग केवल फोना दिख रहा है, यू हैव फ्लोरा ऑल्सो, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, है ना, उनमें भी होता है। सम एरियाज आर मोर रिच इन स्पीशीज देन अदर्स। ऑब्वियसली बात है, हमने देखा कि कौन से एरियाज होते हैं जो रिच होते हैं, जो रिच एरियाज होते हैं, दीज आर कॉल्ड हॉटस्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। इनको हम क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं। यहां पर आपको ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। तो ये कुछ एरियाज हैं, we'll share the PPT। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ साउथ अमेरिका। तो यहां पर एक अटलांटिक फॉरेस्ट है, ठीक है। यू हैव ट्रॉपिकल एंडीज है। ये वाला एरिया जो देखेंगे, दिस इज मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, ये दिस इज करेबियन आइलैंड्स, दीज आर करेबियन आइलैंड्स, ठीक है। ये वाला आप देख सकते हैं, दिस रीजन ऑफ सेंट्रल अमेरिका। यहां पर कैलिफोर्निया वाला रीजन देख सकते हो तुम, ठीक है। देन यू कैन सी दिस इज योर गिनी फॉरेस्ट, ये गिनी फॉरेस्ट है, दीज आर गिनी फॉरेस्ट, है ना। यहां पर आप देखेंगे, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये देख रहे हो मेडिटेरेनियन वाला रीजन। यहां पर आप देखिए दिस रीजन, है ना। फिर वेस्टर्न घाट इज देयर, दिस इज योर साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया। ये सारे रीजन्स जो हैं, ये सारे रीजन्स आपके हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, ये, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपको सेंट्रल एशिया में मिल रहा है, मेक्सिको में मिल रहा है, ये आपको जो है ब्राजील में मिल रहा है, ये आपको अर्जेंटीना वाले पार्ट में मिल रहा है, यहां पर इक्वेडोर, कोलंबिया है, वहां पर मिल रहा है, ये साउथ अफ्रीका में मिल रहा है, ये आपको इस तरफ जो गल्फ ऑफ गिनी के पास कंट्रीज हैं उनमें मिल रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सीड, ठीक है, जो सीड वाला आपका कंट्री है, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, ये वाला जो आपका है, मेडागास्कर इज देयर, ये मेडिटेरेनियन के पास देख रहे हो तुम रीजन है, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, हिमालयाज हैं, ईस्टर्न हिमालयाज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। फिर यहां पर साउथ ईस्ट एशिया है। देन यू हैव सम कंट्रीज ओवर हियर, न्यूजीलैंड,
ये सारी कंट्रीज आपकी क्या हैं? ये सारी कंट्रीज बायोडायवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब बात कर रहे हैं इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, तो मैंने बताया जहां पर आपका इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी क्या होता है, जहां पर आपका पूरा इकोसिस्टम अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना, उसके बाद डेजर्ट आ जाता है, ग्रासलैंड आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, इनमें जो बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, एक प्लांट खत्म हुआ, एक ट्रीज के टाइप खत्म हुए, दूसरे चालू हो जाएंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज, एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज, जिसका एसोसिएशन स्पीशीज से होता है, ठीक है, एंड इकोसिस्टम्स आर नॉट वेरी रिजिडली डिफाइंड। तो रिजिड नहीं है बहुत, मतलब बहुत ही फिक्स्ड नहीं है कि ये यहां पर खत्म हो रहा है, यहां से चालू हो रहा है। ठीक है, आप बता नहीं सकते हैं कि कहां पर वो खत्म हो रहा है, दूसरा कहां चालू हो जाता है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। दस, द डिमार्केशन ऑफ इकोसिस्टम बाउंड्रीज इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। इसलिए बताना कम हो जाता है कि कहां पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट खत्म हुआ और कहां से आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट चालू हो गया। ठीक है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या ये इंपॉर्टेंस है आपके। तो इसमें अब देख लेते हैं हम लोग क्या कि इसके रोल क्या क्या है। तो इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। देखिए एक चीज समझिएगा, अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना, तो एक चीज समझिएगा कि इकोसिस्टम में नथिंग इन एन इकोसिस्टम इवॉल्व्स एंड सस्टेन्स विदाउट एनी रीजन। ठीक है, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे, ये नेचर के साथ है कि नेचर में, इकोसिस्टम में कुछ भी अगर इवॉल्व करता है और सस्टेन करता है तो देयर विल बी सम रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, उसके सस्टेन करने का, इवॉल्व करने का कुछ कारण होगा। विदाउट आपके रीजन कुछ भी चीज इवॉल्व नहीं होती है। थोड़ा फिलोसॉफिकल है बट यस इट इज प्रैक्टिकल ऑल्सो। ठीक है, एक चीज समझिएगा, दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स एक्सट्रैक्टिंग इट्स नीड also contribute something useful to other organism। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम ही हो, चाहे और दूसरे स्पीशीज हो, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो केवल एक्सट्रैक्ट नहीं करा अपनी नीड, जो इकोसिस्टम से केवल अपनी नीड को एक्सट्रैक्ट नहीं करा, इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू गिव समथिंग टू अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम लोग भी ये काम करते हैं, हम लोग भी ये काम करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, जैसे पेड़ है, पेड़ केवल और केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप नहीं कर रहा, वो ऑक्सीजन भी दे रहा है। ठीक है, इससे आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हो, और ऑक्सीजन हम लोग के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्पफुल है। स्पीशीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, ये स्टोर करते हैं एनर्जी। अभी स्टोर कैसे करते हैं एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें बायोमास का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे जो सोलर एनर्जी है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं टू मेक आवर फूड, हम स्टोर करते हैं एनर्जी को। ठीक है, हम स्टोर करते हैं एनर्जी को। एंड प्रोड्यूस एंड डीकंपोज ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, हम प्रोड्यूस भी करते हैं और हम डीकंपोज भी करते हैं। डीकंपोज तो जब आदमी की डेथ होती है, किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, तो वो डीकंपोज हो ही जाता है। तो प्रोडक्शन भी होता है, डीकंपोजिशन भी होता है, तो एक साइकिल है। इट हेल्प्स, और देखो इट हेल्प्स टू साइकिल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द इकोसिस्टम। समझ में आ रही है आपके बात? तो यहां पर ये जो आपका स्पीशीज हैं, स्पीशीज नॉट ओनली प्रोड्यूस एंड डीकंपोज, है ना, वो केवल कैप्चर और स्टोर एनर्जी नहीं कर रहे हैं, वो जो वाटर साइकिल है ना, उसको भी क्या कर रहे हैं, उसको भी पूरे इकोसिस्टम में चला रहे हैं। वो न्यूट्रिएंट्स को भी पूरे इकोसिस्टम में चला रहे हैं। बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है, आप पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में क्या, बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल एंड योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये सारी चीजें आप जानते हैं ना, प्लांट्स जो है, प्लांट्स भी इवापोट्रांसपिरेट करती हैं, राइट, तो वो भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के रोल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में एक रोल प्ले करती हैं। उनसे भी इवापोरेशन होता है, और जब इवापोरेशन होता है क्लाउड फॉर्म होते हैं, क्लाउड से रेन होती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो वाटर साइकिल है उसको। प्लस बायो जियो केमिकल साइकिल में, नाइट्रोजन साइकिल में, कार्बन साइकिल में, यू हैव सीन इन वेरियस साइकिल्स, है ना, आपके अलग अलग साइकिल में क्या हो रहा है, एक साइकिल चल रही है। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल, है ना, सॉइल ट्रैप कर रही है बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है
ठीक है, वो ट्रैप कर रही है एटमॉस्फेयर को, नाइट्रोजन को, फिर वो उसको क्या कर रही है, वो उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के फॉर्म में किसमें दे रही है, प्लांट्स में दे रही है। और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट भी स्पीशीज हैं, प्लांट्स वही फूड जो है उसी फूड को दूसरे स्पीशीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि जो भी इकोसिस्टम में है, जो भी है वो किसी रीजन की वजह से है, ठीक है। तो एक दूसरे को सब क्या कर रहे हैं, सब आपका हेल्प कर रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक। These functions are important for ecosystem functions and human survival। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो इसके बायोडाइवर्सिटी है ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। अगर स्पीशीज नहीं रहेंगी तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। व्हेन आई एम सेइंग स्पीशीज तो केवल और केवल फौना ना सोचो, फ्लोरा भी सोचते चलो, ठीक है। द मोर डाइवर्स एन इकोसिस्टम बेटर आर द चांसेस फॉर स्पीशीज टू सर्वाइव थ्रू एडवर्सिटीज एंड अटैक्स एंड कॉन्सिक्वेंटली इज मोर प्रोडक्टिव। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जितना डाइवर्स होगा इकोसिस्टम उतना जो है चांसेस होंगे स्पीशीज के कि वो जब आपके टफ कंडीशंस होगी उनमें सर्वाइव कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे साइक्लोन्स आते हैं और कोस्टल रीजन्स में लोग रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि आप ह्यूमन स्पीशीज को, होमो सेपियंस को ज्यादा अच्छे समझते हैं। साइक्लोन आ रहा है कोस्टल रीजन में, कहां पर, कोस्टल रीजन में, और साइक्लोन कोस्टल रीजन में आता है तो भारी तबाही मचाता है बेसिकली, ठीक है, भयंकर तबाही मचाता है। लेकिन भैया एक चीज ये भी तो समझो कि यहां पर हमारे पास एक चीज है जिसको हम बोलते हैं क्या, मैनग्रोव्स। क्या बोलते हैं, मैनग्रोव। ये जो मैनग्रोव होते हैं ना, मैनग्रोव ये हमको बहुत बचाते हैं। तो आपके जो सुंदरबन मैनग्रोव हो गए, है ना, जो उड़ीसा में मैनग्रोव हो गए, ये जब साइक्लोन आता है तो साइक्लोन से बचाते हैं हमको। आप इमेजिन करिए अगर मैनग्रोव स्पीशीज ना हो, खत्म हो जाए, तो साइक्लोन आएगा, आप बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। तो यही चीज वो बोल रहा है क्या, कि जितना डाइवर्स हमारा इकोसिस्टम होगा उतने हमारे चांसेस होंगे सर्वाइवल के एडवर्सिटीज में। एडवर्स कंडीशंस जब होंगी, जब नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, तब हमें जो है हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये बताना चाह रहा है। हेंस द लॉस ऑफ स्पीशीज वुड डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन इटसेल्फ। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैनग्रोव है तो जो साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन की स्पीड कम हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, और साइक्लोन उतना ज्यादा डिजास्टर नहीं करता है। इमेजिन करो अगर मैनग्रोव नहीं है तो ह्यूमन स्पीशीज छोड़ दो तुम, होमो सेपियंस आप छोड़ दीजिए, आप देखिए कि अगर मैनग्रोव नहीं है तो साइक्लोन अंदर तक आ जाएंगे, अंदर तक आएंगे तो जो रिवर्स हैं, रिवर्स में वो क्या करेंगे, रिवर्स में फ्लड लेके आएंगे। फ्लड आएगा तो सॉइल इरोजन होगा, साइक्लोन बहुत स्पीड में आएंगे तो फॉरेस्ट जो है वो अपरूट हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी और लॉस होगी, ठीक है। और जितना लॉस होगा वो आपका क्या होगा, विशियस सर्कल सा बनता चला जाएगा, है ना। सॉइल इरोजन हो जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। फिर उन जगहों पे जहां पर आप क्रॉप लेके आते थे, क्रॉप आप वहां पर एग्रीकल्चर करते थे, वो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी है। जस्ट लाइक ए स्पीशीज विद अ हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम विद हाई बायोडाइवर्सिटी मे हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ अडैप्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंज। अगर इकोसिस्टम में ज्यादा वैरायटी है, इकोसिस्टम में ज्यादा वैरायटी है, इकोसिस्टम हमारा जो है उसके अंदर हाई बायोडाइवर्सिटी है, तो उसके पास चांसेस हैं कि वो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं और होंगे उसको सरवाइव कर पाएगा। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बायोडाइवर्सिटी का। विदाउट बायोडाइवर्सिटी चीजें बहुत आपकी क्या होंगी, वर्स हो सकती हैं, ठीक है। फिर एक इकोनॉमिक रोल देखिए, इकोनॉमिक रोल में तो आप बताएं, जैसे क्रॉप डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक रोल में क्रॉप डाइवर्सिटी इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है ना। अलग अलग टाइप्स की आपकी क्रॉप में डाइवर्सिटीज हैं, अलग अलग आप पल्सेस हैं, यू हैव कॉटन कैश क्रॉप हैं, सीरियल्स हैं आपके, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एग्रो बायोडाइवर्सिटी। तो इससे हमारा इसका एक अच्छा खासा इकोनॉमिक रोल है। हम जानते हैं जितने भी सीरियल्स हैं जो आपके ग्रेन्स होते हैं उनको हम सेल करते हैं मार्केट में। बायोडाइवर्सिटी इज सीन एज अ रिजर्वॉयर ऑफ रिसोर्सेज टू बी ड्रॉन अपॉन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो जो बायोडाइवर्सिटी है आप सब जानते हैं, है ना, खाने के लिए क्रॉप बायोडाइवर्सिटी, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, है ना, हम लोग पढ़ते हैं क्यूनोन, अलग अलग डिजीज के लिए हम लोग बहुत सारे ट्रीज का यूज करते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब का यूज करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, है ना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं टर्मरिक एंड ऑल, ठीक है, जो फूड में यूज करते हैं वैसे भी आप यूज करते हैं, ठीक।
तो आप लोग जैसे सैंडलवुड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होता है। तो बायोडायवर्सिटी जो है, बायोडायवर्सिटी का इकोनॉमिक रोल भी बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल है। देखिए बायोडायवर्सिटी एंड गुड सर्विसेज यहां पर कुछ दे रखे हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। दीज आर सम फिश है यहां पर, ठीक है, यहां पर यू हैव फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को आप एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फूड की तरह काम करता है जो बोला है, फार्मास्यूटिकल की तरह काम करता है, कॉस्मेटिक की तरह काम करता है। तो इकोनॉमिक रोल भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट द सेम टाइम इट is also the origin of new conflicts dealing with the rules of division and appropriation of natural resources। तो एक तरफ इसका इकोनॉमिक रोल तो है, लेकिन लड़ाई का जड़ भी यही है। अब आर्कटिक ओशन क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। अब आर्कटिक ओशन मेल्ट हो रहा है तो वहां पर बहुत सारा रिसोर्सेज है। अब हर आदमी जो है वहां पर उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग, रूल्स ऑफ डिवीजन, कि कौन कितना बंटवारा करेगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके जो हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को लेके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का इकोनॉमिक बेनिफिट है तो आप चाहते हैं वो मेरे पास रहे। तो एक बायोडायवर्सिटी से आप ये भी समझ सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी जहां रिच होती है उसको आप कैप्चर भी करना चाहते हो ताकि आप वहां से इकोनॉमिक बेनिफिट ले पाओ, ठीक है। तो ये चीज भी है इसका। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कमोडिटीज दैट बायोडायवर्सिटी सप्लाइज टू ह्यूमन मैनकाइंड आर फूड क्रॉप, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट, फिश, मेडिसिनल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ये इकोनॉमिक रोल है इसके। ये क्या है, ये इसके इकोनॉमिक रोल है। ये सारी चीजें हमको हेल्प करती हैं, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट बायोडायवर्सिटी, साइंटिफिक रोल इसका क्या है बायोडायवर्सिटी का, तो बायोडायवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच स्पीशीज कैन गिव अस सम क्लू ऑन हाउ लाइफ इवॉल्व एंड विल कंटिन्यू टू इवॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमको बता रहा है कि लाइफ कैसे, हर स्पीशीज ये बताती है कि कैसे वो इवॉल्व हुआ और आगे फर्दर कैसे इवॉल्व हो सकता है। इट इज ऑल्सो वेरी फर्दर कैसे इवॉल्व हो सकता है ये भी वो बताएगा। कैसे इवॉल्व हुआ तो ठीक है, लेकिन फर्दर आगे कैसे इवॉल्व हो सकता है और ये भी बताएगा। तो ये साइंस में बहुत हेल्प करता है। दूसरी चीज, ये एक और अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। क्या, ये एक और अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है हाउ लाइफ फंक्शंस एंड द रोल ऑफ ईच स्पीशीज इन सस्टेनिंग इकोसिस्टम। हमारा जो लाइफ है वो कैसे फंक्शन कर रहा है ना, और जो हमारे स्पीशीज हैं वो कैसे इकोसिस्टम को सस्टेन कर रहे हैं, इनमें भी हेल्प होता है। देखिए उसको समझो, इस लाइन को समझो कि स्पीशीज इकोसिस्टम को कैसे सस्टेन करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जो बेसिकली इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। अगर वो स्पीशीज खत्म हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यू हैव की स्टोन स्पीशीज, ठीक है, आपके की स्टोन स्पीशीज होते हैं। जैसे अगर इमेजिन करिए एक आपका बहुत बड़ा सा यू हैव ग्रासलैंड इज देयर और अ फॉरेस्ट इज देयर, ठीक, और उसमें क्या है, उसमें आपके बीवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बीवर्स आपके खत्म हो जाए। बीवर्स क्या होते हैं, बीवर्स बेसिकली आप कह सकते हो रैबिट की तरह, स्क्विरल की तरह होता है। और वो वुड में क्या करता है, वो पेड़ों को गड्ढा करता है, खाता है। और जो आपके छोटे छोटे रिवर्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होती हैं बेसिकली, उनमें पेड़ों को गिरा देता है, ठीक है, और पेड़ों को गिरा के एक पुल बना देता है बेसिकली। तो छोटी सी स्ट्रीम जा रही है, उनको काटेगा, पेड़ गिर जाएगा तो उसके ऊपर एक क्या हो जाएगा, पुल बन जाएगा। केवल पुल का काम वो नहीं कर रहा है कि एक आदमी उधर से इधर चला जाए, स्पीशीज उधर से इधर चले आए, वो ये तो कर ही रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट रोल है उसका। जो ये वाटर होता है ना, उस पेड़ की वजह से वाटर क्या होता है, वाटर आपका हर तरफ फैल जाता है, ठीक है, और वहां पर सॉइल में मॉइस्चर आ जाता है। जितने भी एरिया है वहां पे सॉइल में मॉइस्चर आता है, और मॉइस्चर आ जाता है तो बहुत सारे आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जिसको मॉइस्चर चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फ्लोरा के भी स्पीशीज हैं जिनको मॉइस्चर चाहिए, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो बीवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमेजिन करिए अगर कहीं पर आपका जो प्रीडेटर होते हैं, है ना, जैसे जो हंट करते हैं, अगर वो हंटिंग वाले प्रीडेटर्स आपके किसी फॉरेस्ट में या किसी इकोसिस्टम से खत्म हो जाए तो क्या होगा, डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और डियर की अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डियर क्या करेंगे, डियर जो वहां पर ग्रासेस है, डियर करते क्या हैं, ग्रासेस को खाते हैं। तो अगर डियर का शिकार नहीं हो रहा है, हंट नहीं हो रहे हैं, तो डियर क्या करेंगे, डियर वहां पे ग्रासेस खाएंगे। अब वो इतना ज्यादा ग्रासेस को क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे कि ग्रासेस बाद में निकलेंगी ही नहीं। और ग्रासेस नहीं निकलेंगी तो ग्रास क्या करती हैं, ग्रास मॉइस्चर को रिटेन करती हैं, प्रेसिपिटेशन को रिटेन करती हैं, सॉइल
को जो है ना कंजर्व करती हैं, उसकी फर्टिलिटी को रोकती हैं। अब क्या होगा, अब जब बारिश का पानी पड़ेगा तो सॉइल क्या होगा, इरोड होना आसानी से इरोड हो जाएगा। जब सॉइल इरोड हो जाएगा तो वहां पर सॉइल इरोजन से क्या होगा, सॉइल इरोजन से वहां की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, और फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो जो रूट्स हैं पेड़ के, वो पेड़ भी क्या होंगे, वो पेड़ भी पूरे खत्म हो जाएंगे। और पेड़ खत्म हो जाएंगे, ट्रीज खत्म हो जाएंगी तो फॉरेस्ट आपका खत्म होगा, पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो प्रीडेटर का रहना भी जरूरी है ना, डियर को मारना भी जरूरी है, नहीं क्या होगा, नहीं वो पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज वो बोल रहे हैं कि इससे हमें यह भी समझने में आता है कि हर स्पीशीज का रोल क्या है, वो कैसे इकोसिस्टम को सस्टेन कर पा रहे हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, कि कैसे हम सस्टेन कर पा रहे हैं, लाइफ फंक्शन कैसे करती है, ये हमें जो है, ये हमें बायोडाइवर्सिटी से पता चलता है कि हमारा जो लाइफ है वो कैसे चल रहा है ना। रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सब कुछ हमें जो है बायोडाइवर्सिटी से पता चलता है। ठीक, अब क्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि बायोडाइवर्सिटी तो वैसे ही ह्यूमन एडवेंट की वजह से लॉस हुई है, और ज्यादा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज डूइंग व्हाट, इंक्रीज द रेट ऑफ कंजम्पशन, दिस हैज इंक्रीज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन प्रेशर नेचुरल रिसोर्स में ऑब्वियसली पड़ेगा। भाई पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका प्रेशर नेचुरल रिसोर्स में पड़ेगा, बिकॉज जो आदमी है उसको तो खाना चाहिए यार, है ना। मनुष्यों को, ह्यूमंस को क्या, दे नीड फूड, और अगर उनको फूड चाहिए तो भैया क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्स है और तो कुछ कर नहीं सकते, उनको एक्सप्लॉइट करो। ठीक है, तो एक्सप्लॉइटेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है बायोडाइवर्सिटी कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इट हैज एक्सेलरेटेड द लॉस ऑफ स्पीशीज एंड द हैबिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ सी, देयर बैंगलोर में बहुत सारे लेक्स थे, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, देयर वर मेनी लेक्स इन बैंगलोर, लेकिन क्या करा गया, उसको हमने कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के, बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सोच के हमने क्या करा, हमने वो पूरा का पूरा वहां पर ऊंची ऊंची पाट के उसको ऊंची ऊंची हमने बिल्डिंग बना दी, हाई बिल्डिंग्स आर देयर नाउ। तो वहां पर जो इकोसिस्टम था वो खत्म हुआ, जो वहां से इवेपोरेशन होता था उन लेक से, उससे बारिश होती थी। ठीक है, तो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वहां बना हुआ था कि थोड़ी सी गर्मी पड़ी, इंसोलेशन बढ़ा और इवेपोरेशन हुआ, ऊपर जाके कंडेंसेशन हुआ, बारिश हो गई, बारिश से क्या हुआ, बारिश से मॉइस्चर मेंटेन हो गया, मॉइस्चर से जो छोटे छोटे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव कर पाए, बहुत सारे फ्लोरा के और फोना के स्पीशीज वो सरवाइव कर पाए। आपने वो जो लेक इकोसिस्टम को खत्म करा, जो पॉन्ड इकोसिस्टम को खत्म करा, केवल वहीं पर इकोसिस्टम को आपने खत्म नहीं करा, आपने उस पूरे एरिया का इकोसिस्टम जो है वो क्या करा, वो खत्म कर दिया। और उसकी वजह से, उस इकोसिस्टम की वजह से क्या हुआ, आपकी बायोडाइवर्सिटी में कमी आ गई। जो इतने सारे स्पीशीज थे वो सारे खत्म हो गए, जो पर्टिकुलरली एंडेमिक होते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के होते हैं, वो सब खत्म हो गए। समझ में आ रही बात आपके? तो यहां पर ये बहुत बड़ा क्या हुआ है, आपका लॉस हुआ है ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। और ये देख रहे हो चार्ट, देख रहे हो ये चार्ट है ना, ये जो ब्लू, ये देख, ये पूरा चार्ट इज शोइंग व्हाट, ये पूरा चार्ट जो है आपका ये बता रहा है योर बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स विच ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड कंटेन्स अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। अब इमेजिन करिए, ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं आपके वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, ये सब क्या है, ये सारी यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया पॉपुलेशन में बहुत आगे है, ब्राजील पॉपुलेशन में बहुत आगे है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां पर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 3/4 है, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना। और बेसिकली जो एरिया है दैट इज 1/4। तो यहां पर कम एरिया में ज्यादा लोग हैं, और ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा क्या है, ज्यादा भाई वहां पर फूड चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में आपके फॉरेस्ट थे, जो ट्रॉपिकल रीजन्स की बायोडाइवर्सिटी थी, उनको सबसे ज्यादा हानि होगी, उनको सबसे ज्यादा हार्म होगा, राइट। तो वही लिखा हुआ है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफॉरेस्टेशन हैव बिकम रैम्पेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। ऑब्वियस ही बात है, हमें तो अपने सर्वाइवल से मतलब है ह्यूमन को। अब वो क्या करेगा, वो काट देगा जंगल जाके, उसको क्या करना है, उसको कहना है भैया हम पहले जिंदा रहें कि पहले हम बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करें, राइट। तो ओवर पॉपुलेशन का ये नेगेटिव इंपैक्ट है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। इसका मतलब क्या, हम दो हमारे एक, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में है, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं करते लोग,
है ना, लोग करते नहीं है, पूरा जीवन ऐसे ही कट जाता है उनका। उनके जो केयर टेकर वेकर होते हैं वही लोग को पूरी प्रॉपर्टीज मिल जाती है ना। कहीं मिले अप्लाई कर लो केयर टेकर के लिए, बहुत बढ़िया है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन्स 50% ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ। ठीक है, अब इमेजिन करिए आप कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो है, वो तो ठीक है, लेकिन यार 50% अमेज़न का फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ द अर्थ उसको बोलते हैं हम, है ना, मतलब इतनी ज्यादा वहां पर बायोडाइवर्सिटी है। यहां पर 50% बायोडाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की। इमेजिन करो ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा तो कितना लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हैव प्रूव्ड डिजास्टर्स फॉर द एंटायर बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर जो है तुम्हारा पूरे बायोस्फीयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोस्फीयर जब हम बात करते हैं तो बायोस्फीयर में व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर वो पार्ट है जिसमें लिथोस्फीयर, ठीक है, दैट इज योर लैंड टेरेस्ट्रियल पार्ट, योर हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, जो आपका वाटर बॉडी है लाइक योर लेक, रिवर्स, ओशन, और जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है, राइट, इसका जो आपका जहां तीनों ये चीजें आपकी आपस में लाइफ को सस्टेन करवा पाती हैं, है ना, ये तीनों चीजें जहां जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर डेंजरस, बायोस्फीयर इज इन डेंजर, ये बायोस्फीयर के लिए डेंजरस प्रूव हो रहा है, डिजास्टर्स प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका बायोडाइवर्सिटी। आप देखिए ये अमेज़न है, दिस इज अमेज़न, दिस इज अटलांटिक फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, यहां पर देख रहे हो तुम 94% यहां पर जो यहां की डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, उसका 94% लॉस हो चुका है। यहां पर देखिए ये दिस कैलिफोर्निया, मेक्सिको 20% यहां लॉस हो गया। अफ्रीका में देखिए दिस इज सहारा रीजन, और यार आपका यहां पर जो कॉन्गो वाला रीजन है वो, यहां पर देखिए यूरोप और सेंट्रल एशिया में 18%, यहां पर आप देखिए 55% वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी थी वो कम हो गई है एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में अराउंड 20% लॉस हुआ। जो हमारा साउथ अमेरिका और कैरेबियन है यहां पर कितना हुआ? साउथ अमेरिका और कैरेबियन में 94%, अफ्रीका वाले रीजन में अराउंड 66%, यूरोप और सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है यहां पर आपका कितना? यहां पर अराउंड आपका 18% एंड 55% जो ये एशिया और पैसिफिक वाला रीजन है, एशिया और जो पैसिफिक वाला रीजन है 55% लॉस। दिस इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी, बहुत लॉस हो चुका है। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं आपके लिए? तो नेचुरल कैलेमिटीज हैं लाइक योर अर्थक्वेक, फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट्स। ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं? आपके बायोडाइवर्सिटी को लॉस तो कर रहे हैं, लेकिन देखो नेचुरल फिनोमेना इज नेवर डेंजरस। नेचुरल फिनोमेना जो है, क्योंकि जो नेचर होता है ना वो अपने आप को इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है और अपने आप को वापस ले आता है उसी पोजीशन पे। तो नेचुरल जो भी चीजें हो रही हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं जनरेटेड बिकॉज ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज, वो डेंजरस है। जैसे आपका साइक्लोन्स का ज्यादा आ जाना, क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हम बढ़ा रहे हैं, तो जो ओशन वाटर है वो ओशन वाटर गर्म हो रहा है तो ज्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो डेंजरस है। फ्लड्स क्यों आ रहे हैं? क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग गर्मी बढ़ा रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हम लोग कर रहे हैं, तो वो ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, इसके अलावा पेस्टिसाइड, पॉल्यूटेंट्स जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स और टॉक्सिक हेवी मेटल्स क्या करते हैं? दे डिस्ट्रॉय द वीक एंड सेंसिटिव स्पीशीज। भाई ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे ऐसे हमारे स्पीशीज हैं जो पेस्टिसाइड से मर जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे हमारे स्पीशीज हैं जब ये पेस्टिसाइड्स रेन वाटर के साथ बह के सरफेस रन ऑफ की तरह जाते हैं, खेतों से ये पानी, जब खेतों में पेस्टिसाइड्स हम डालते हैं, है ना, हम अपने फार्मिंग जब करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं तो पेस्टिसाइड डालते हैं। जब रेन वाटर, बारिश होती है तो सरफेस रन ऑफ, जो इनसे पानी बहते हुए लेक्स में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है, रिवर्स में जाता है, वहां पर ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं, ये पॉल्यूटेंट वहां की भी स्पीशीज को मार देते हैं और स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाती हैं। अब आप बताइए मुझे, कितनी चिड़िया आपको दिख रही हैं, कितनी बर्ड्स आपको दिखती हैं? टाइम होता था, हम लोग छोटे थे तो देखते थे शाम होते ही पूरा झुंड हम लोग को बर्ड्स का दिखता था। कितना एक्सटिंक्ट कर गई हैं वो, कितनी ज्यादा एक्सटिंक्ट कर गई हैं। आप देखिए दुनिया भर का अगर आप देखेंगे तो आपका इंटरनेशनल बर्ड एसोसिएशन जो है IBA, वो भी इस पर कितनी रिपोर्ट्स निकाल रहा है ना। हम लोग बार बार क्यों बात करते हैं वेटलैंड की, रामसार कन्वेंशन की, रामसार साइट की? क्योंकि वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, वहां पर एंडेमिक स्पीशीज ऑफ बर्ड्स रहती हैं, उनको बचाने की कोशिश करी जा रही है कि बचे रहें।
है ना, हम लोग ने इतना रेडिएशन क्रिएट कर दिया है कि दुनिया भर की स्पीशीज क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट कर जा रही हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। स्पीशीज विच आर नॉट द नेचुरल inhabitant of the local habitat but are introduced into the ecosystem are called exotic species। ये भी तो हमने करा है। हम गए कहीं, है ना, हम गए कहीं, हम अफ्रीका गए, हमको अच्छा लगा यार ये बड़ा अच्छा पेड़ है, ये चलो अपने घर पे लगा लेते हैं, अपने खेत पे लगा लेते हैं, लगा दिया, पता चला वो इतनी मशरूमिंग उसकी हो गई, कुकुरमुत्ते की तरह फैल गया। ठीक है, और हुआ क्या वहां पर, हुआ ये कि वहां पर यूकेलिप्टस जैसा प्लांट इन्वेजन जो कर लेता है ना, वो वहां के वाटर को क्या करता है, ग्राउंड वाटर को कम कर देता है, सॉइल के मॉइस्चर को कम कर देता है, अपने आप फिर फैलता चला जाएगा, तो देयर आर एन नंबर ऑफ स्पीशीज लाइक दिस। ठीक है, वो आप लोग एनवायरमेंट में पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सोटिक स्पीशीज होती हैं, ये एक्सोटिक स्पीशीज भी क्या करती हैं, ये भी बायोडाइवर्सिटी को कम करती है, क्योंकि ये खुद बस फैलती चली जाती हैं, जितनी भी बाकी और प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होती हैं, उनको खत्म कर देती हैं। जैसे यू हैव कैटफिश, जिसको चाइनीज मांगूर बोलते हैं हिंदी में, कैटफिश। ठीक है, चाइनीज कैटफिश, ये बेटा जाएंगी तो इनको कुछ भी दे दो तुम, है ना, ये जो सड़ा गला आपके जो बॉडी रिमेन पार्ट्स होते हैं आपके, वो दे दो बुचरी के, इनको तुम सड़ा गला खाना दे दो, ये सब खा जाते हैं। ये जितने भी वहां पर मरीन आपके फूड होते हैं, मरीन फूड को खत्म कर देते हैं। तो बाकी जो फिश हैं वो क्या होंगी, मर जाएंगी, बाकी मरीन ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, प्लस ये उनको भी खा जाते हैं। तो दीज आर वेरी डेंजरस एक्सोटिक स्पीशीज, जहां गए वहां तबाही। तो इसलिए इन पे बैन लगा रखा है इंडिया ने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपकी, तो बहुत सारे यहां पर आपको कॉजेज दे रखे हैं। ठीक है, आपके दीज आर दी कॉजेज, डिफॉरेस्टेशन है, आप प्लॉ कर रहे हैं, प्लॉइंग से भी होता है। ठीक है, हम जितना खेत को खोदते हैं उसमें भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं एक तरीके से, ग्रेजिंग है, अर्बन कंस्ट्रक्शंस है, पोल्यूशन है, पोचिंग हम कर रहे हैं, बहुत सारा पोच हो रहा है स्पीशीज का। ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हंटिंग हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रहा है, एनिमल स्किन के लिए हम कर रहे हैं, ट्रॉपिकल फिश ट्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो भी मैन मेड है एक्चुअली। ठीक है, डेथ फ्रॉम व्हीकल्स बहुत सारा ये भी है भाई, गाड़ी से उड़ा दिया। ठीक है, नीलगाय आई सामने, उड़ा दिया, चलते हुए चले आ रहे हो, ट्रक लेके जा रहे हो, है ना, सामने से तुमने देखा कि एक फौज आ रही है बकरियों की, उड़ गई सब। ठीक है, छोड़ो बकरी छोड़ो, तुम खुद ही जा रहे हो, तुम भी उड़ जाओगे। ठीक है, तो ये हाईवे पे चले जाओ तो डेंजरस है, वाइल्ड एनिमल्स ट्रेड हो रहे हैं, बर्ड ट्रेड हो रहा है। तो ये कॉजेज हैं कि स्पीशीज जो आपकी हैं वो क्या हो रही है, खत्म होती चली आ रही। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग ने ये सारी बातें कर ली। ठीक है, ये पूरी चीजें वहीं दी हुई हैं। अब हम लोग जो है इसके बाद अब बात करेंगे कि जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं अब होता रहेगा तो हम लोग शांत बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भैया। कुछ समझदार लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ बचा रहे, और कुछ लोग होते हैं छोड़ो हटाओ, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं बचा रहे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? IUCN हैज क्लासिफाइड द थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में 3 कैटेगरी में दिया हुआ है, इससे ज्यादा भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस पे हम लोग ये 3 कैटेगरी देख रहे हैं। एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर स्पीशीज, ये 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग बात करें एंडेंजर्ड स्पीशीज की, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज स्पीशीज विच आर ऑलरेडी इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना। जैसे इंडियन चीता हमने देखा था, राइट। तो जो ऑलरेडी आपका एक्सटिंक्शन की डेंजर में है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कैटेगरी में डालते हैं एंडेंजर्ड के कैटेगरी में डालते हैं। IUCN publishes information about endangered species worldwide as the red list of threatened species। ये याद रखिएगा, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे आपकी पीपीटीज में बहुत सारे ऐसे स्पीशीज दे रखी हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटीज में तो मेंशन नहीं है, लेकिन यहां पर हमारी टीम ने, टेक्निकल टीम ने, और जो टीम है उसने बहुत अच्छा काम करा है। यहां पर आपको बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज दे रखे हैं, जैसे चीता है, ठीक है, नुम्बैट है, जाइंट पांडा है, हवाइन हॉक है, यू हैव योर घड़ियाल इज देयर। ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें, यू गो थ्रू इट, देयर आर लॉट ऑफ दिस थिंग्स, है ना। वनरेबल स्पीशीज आपके क्या हैं? दिस इंक्लूड्स दीज आर स्पीशीज विच आर लाइकली टू बी इन डेंजर इन फ्यूचर।
भविष्य में, जो निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वो इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, ये आपकी इस कैटेगरी में आती हैं। अब इनमें भी बहुत सारे हम लोगों ने क्या कर रखे हैं, इनमें भी बहुत सारे हमने दे रखे हैं। लाइक यू हैव नो ब्लैक बक इज देयर, ये ब्लैक बक दिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्लैक बक, ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर आपका है रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज, पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पीशीज इज वेरी स्मॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, वेरी स्मॉल इन द वर्ल्ड, तो लिमिटेड होती हैं इनकी, दे आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज और थिनली स्कैटर्ड ओवर अ वाइडर एरिया। तो ये बहुत ही आपका, जैसे व्हाइट डियर इज देयर, ठीक है, पैंगोलिन इज देयर, एलिफेंट श्रू इज देयर, देन यू हैव साओला इज देयर। ठीक है, यहां पर यू हैव हुडेड ग्रेब इज देयर। तो ये आपकी क्या है, एंडेंजर्ड आपकी सॉरी रेयर स्पीशीज हैं। और कुछ यहां भी टेक्निकल पता नहीं क्या बना रखा है, कुछ दिख रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे रेयर स्पीशीज में आ गई। ठीक है, खैर एनीवेज, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर्ड क्यों है, आपको समझ में आ गया है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसलिए कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट डिस्टर्बेंस इन वन गिव्स राइज टू इम्बैलेंस इन दी अदर्स। मैंने अभी आपको बताया, एक अगर टाइगर आपका खत्म हो गया तो डियर जो है बढ़ जाएगा, डियर बढ़ जाएगा तो ग्रासेस कम हो जाएंगी, ग्रासेस कम होंगी तो क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बारिश जब होगी तो पूरा वो बह के चली जाएंगी, सॉइल इरोड हो जाएगा। और अगर सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई तो आपके जो ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो कम हो जाएंगे। तो एक इम्बैलेंस अगर हुआ, वो दूसरे को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। एक डिस्टर्बेंस इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इसी यहीं से आता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जैसे हम बताते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से, मोस्टली यही माना जाता है कि क्या हुई, वो आपकी एक्सटेंड करके खत्म हो गई। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन को। इफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम endangered, they cause degradation in the environment which may threaten human beings own existence। ठीक है, तो यही चीज है, अगर ये नहीं रहेंगे, अगर ये बायोडाइवर्सिटी कम होगी, ये स्पीशीज खत्म हो जाएंगे, तो ह्यूमन सर्वाइवल भी आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एजुकेट पीपल टू अडॉप्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस and reorient their activities in such a way that our development is harmonious with other life forms and is sustainable। और यहीं से क्या आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग को ऐसी ग्रोथ करनी है, ऐसी लाइफ अडॉप्ट करनी है, हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली बनना है, ताकि लाइफ एनवायरमेंट में जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी सस्टेन करे, हमारी भी सस्टेन करे, और एक इकोसिस्टम जो बना हुआ है वो हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन रहे। ठीक है, द इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। It becomes very important। ठीक है, the development of institutional structures such as local levels is necessary। तो भाई आपके लोकल लेवल्स पे भी, अगर तुम कोई कोस्टल कम्युनिटी है तो वहां पर क्या होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो मेक श्योर करे कि वहां की बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म ना हो। लोकल लेवल पे भी, आपका नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल छोड़ दियो, लोकल लेवल पे भी इट इज नेसेसरी। ठीक है, द क्रिटिकल प्रॉब्लम इज नॉट मेयरली द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज नॉर द हैबिटेट बट द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन। ये सबसे बड़ी समस्या कंजर्वेशन की नहीं है, या जो हैबिटेट है उसको कंजर्व करने की नहीं है। समस्या जो बेटा है वो समस्या है कि जो प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन है वो कंटिन्यूअस रहे। यह बहुत बड़ी समस्या है कि जो कंजर्व हम करने का प्रयास करते हैं, हम 4 दिन जाके पेड़ लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद 2 दिन उसमें पानी देते हैं, तीसरे दिन गैया खाक चली जाती है। ठीक है, तो हम देख ही नहीं रहे कि वो बचा है कि नहीं बचा है, राइट। तो ये प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये चीज जो है समझनी है। तो खैर, अगर हम बचा के रखेंगे अपने फ्लोरा और फौना को, तो हम भी सरवाइव कर पाएंगे। यही एक अच्छा मैसेज है आपका। ठीक है, तो कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। क्या इवेंट हुआ, इसको बोलते हैं द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट द अर्थ समिट, जिसको रियो समिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था जून 1992 में, है ना। और इसमें कन्वेंशन आपका हुआ ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसी को हम बोलते हैं क्या, CBD। इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, CBD बोलते हैं इसको, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। CBD कहां हुआ, अर्थ समिट में हुआ, है ना। और अर्थ समिट कहां हुआ, रियो डे जेनेरियो में हुआ। इसको रियो समिट भी इसलिए नॉर्मल हम लोग बोलते हैं। इसमें इंडिया के साथ साथ
और भी लगभग 155 कंट्रीज थी उस समय जो सिग्नेटरी बनी, जिन्होंने इस कन्वेंशन का पार्ट बनी वो, जो कि ठीक है। द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्टडी हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब ये कुछ इन्होंने स्टेप्स बताए हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करना है। अगर इसको कंट्रीज फॉलो करेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, है ना, यहां पर जो गवर्नमेंट है वो इंस्टीट्यूशंस बनाएंगी और इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगी, तो बायोडाइवर्सिटी जितनी है, जो कि बहुत कम है, 99% तो जा चुकी है, जितनी है वो बची रहेगी, ठीक है, या एटलीस्ट रेट ऑफ रिडक्शन जो है वो उतनी तेजी से नहीं होगा। तो क्या है, एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व द स्पीशीज दैट आर एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड जो स्पीशीज है उनको बचाओ भैया, है ना। टाइगर को बचाया इंडिया ने, इंडिया टाइगर को बचा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो इंडिया क्या कर रहा है, ऐसी कंट्रीज और भी हैं जो बचा रही हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ऑब्वियस बात है, अगर भैया कहीं एक्सटिंक्ट हो रही है कोई चीज, तो उसको रोकने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। Varieties of food crops, forest plants, timber trees, livestock, animals and their wild relatives should be preserved। भैया ये बहुत जरूरी है कि आपने टाइगर को बचाना है, तो टाइगर को बचाने के लिए आपको वो भी बचाना जरूरी है जिस इकोसिस्टम में वो रहता है। ऐसा तो नहीं तुम्हें टाइगर को कहीं पर तुम जू में बस बचा बचा के रख पाओगे। जू भी एक प्रोसेस है, लेकिन आप जू में नहीं रख सकते, उसको नेचुरल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स में रखना पड़ेगा, और उसके लिए जो जहां वो रहता है उन वुड्स को बचाना पड़ेगा, उस नेचुरल रिसोर्स को बचाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स एंड एंश्योर देयर प्रोटेक्शन। यही चीज जो मैंने बताई, हर स्पीशीज का एक अपना हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, उसको बचाओ वो खुद बच जाएंगे, है ना, उसको बचाओ वो खुद बच जाएंगे। Habitats where species feed, breed, rest and nurse their young should be safeguarded and protected। वही बात है कि जो भी आपका एरिया है उसको प्रोटेक्ट करें। इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स बी रेगुलेटेड। तो आप एनवायरमेंट में पढ़ेंगे ट्रैफिक, ट्रैफिक के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो आपका वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है, एनिमल्स और प्लांट्स की ट्रैफिकिंग होती है, इसको रेगुलेट करा जा रहा है, इसको रोका जा रहा है, ठीक है। ये जो आपकी तस्करी होती है ना, आप टस्क आप क्या करते हैं, टस्क की तस्करी हो रही है, सैंडलवुड, रेड सैंडलवुड, है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो वहां झुकना पड़ेगा और झुकाना पड़ेगा, नहीं तो मामला दिक्कत हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी अगर आपने झुकाया नहीं तो, ठीक है। तो ये जो है आपको ये सारी चीजें बचानी है। एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट ने क्या करा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रोपोगेट द वेराइटी ऑफ स्पीशीज विद इन द नेचुरल बाउंड्रीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अंडर विच नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज वर एस्टैब्लिश्ड एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स वर डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो बेसिकली वो एरिया हैं जहां पर मेक श्योर करा जाता है कि वहां का फ्लोरा एंड फौना एकदम डिस्टर्ब ना हो, वहां पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, प्लस वहां पर जो लाइफ है वो सस्टेन कर पाए। अगर जरूरी चीजें हैं तो वहां पर आप क्या करें, उनको आर्टिफिशियली तरीके से प्रोवाइड करें, ताकि वो जो एक नेचुरल इकोसिस्टम है वो खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। There are some countries which are situated in the tropical regions. They possess a large number of world specific diversity. They are called mega diversity centers. याद रखिएगा, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स वो सेंटर्स होते हैं जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। उन कंट्रीज को हम मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स बोलते हैं, या उन रीजन्स को हम मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स बोलते हैं जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा आपकी होती है। There are 12 such countries, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको देखा था, कोलंबिया, याद है वो हम लोग ने अभी हॉटस्पॉट करा था, कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको, ठीक है, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये 12 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि क्या हैं, जो कि मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं, जो कि बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इंडिया में देख लो, वेस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न हिमालयाज हो गया, अरुणाचल प्रदेश के अंडमान निकोबार हो गया, ये सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी को बताते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये एरिया दे रखा है अपना, यहां पर भारत भी हम लोग ने जो है खूबसूरत सा बना रखा है, तिरंगा, ठीक है, आप देख लीजिए इसको, ये एरिया है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट रिसोर्सेज ऑन दोज एरियाज दैट आर मोस्ट वल्नरेबल एंड द इंटरनेशनल Union for Conservation of Nature and Natural Resources, that is IUCN, has defined centers as biodiversity hotspots.
ठीक है। और हॉटस्पॉट्स के बारे में हमने देखा था, जहां पर हमें क्या करना है, जहां पे हमें कंजर्व करना है, जहां की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, जहां की बायोडाइवर्सिटी को हमें और ग्रो करना है, उन एरियाज को IUCN ने आइडेंटिफाई करा है और उन एरियाज को हम बोलते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और ये हम लोग ने अभी देखा था, जो रीजन्स है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के, उसको हमने देखा। तो ये पीपीटी जो है, ये पीपीटी के बारे में आप देख लीजिएगा, हॉटस्पॉट के बारे में हम लोग ने यहां पर ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, ये सारे रीजन्स हैं जहां पर आपका हॉटस्पॉट बहुत ज़्यादा है। कुछ एरियाज हैं जिसमें यहां पर बात करी हुई है, ठीक है, जैसे मेडागास्कर है, अबाउट 85% ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि ऐसे 85% ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलते हैं, केवल मेडागास्कर मिलते हैं, दे आर वेरी एंडेमिक। ठीक है, अदर हॉटस्पॉट्स इन वेल्दी कंट्रीज आर फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं। अच्छा, तो इसके अलावा द आइलैंड्स ऑफ हवाई हैव मेनी यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर थ्रेटेन्ड बाय इंट्रोडक्शन स्पीशीज एंड लैंड डेवलपमेंट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हवाई में हो रही है। हवाई में बायोडाइवर्सिटी बड़ी रिच है, बड़ी डिफरेंट किस्म के, मतलब वहां पर ऐसे ऐसे आपको आप कह सकते हो फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो दिस इज योर डाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तो आज के लेक्चर में आई होप बहुत कुछ हमने करा है। आप आखिरी चैप्टर है, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो सेशन होने वाला है वहां से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो एनसीईआरटी जो आपके इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।